अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं। आपको याद है हमने जब बचपन में स्कूल में होते थे तो पढ़ा करते थे मुख़्तलिफ़ जो जंगें लड़ी गईं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और उनके बाद भी, उनमें एक जंग खंदक हुआ करती थी। वो जो जंग खंदक थी, वो कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा बनाया गया कि जी खंदक भी जो है वो खोदी जा सकती है, जंग अगर हो तो। तो अब हमने देखा है कि उसी कॉन्सेप्ट को आजकल के ज़माने में भी अप्लाई किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से केपीके में पुलिस ने सोचा है कि हम भी उस ज़माने में चले जाएँ और खंदकें खोदें और लोगों का आना जो है वो रुक जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो आपने देख लिया कि कारकुनान की जो एक फ़ौज ज़फ़र मौज है, वो निकली और उन्होंने सब कुछ वो पिछाड़ के रख दिया। और ये ख़ल्क़े खुदा जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर यही कुछ होता है। अच्छा, अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा? इसका भी ज़रा जाँचने की कोशिश करेंगे। फिर साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े कमाल किस्म के जलसे मरीम नवाज़ शरीफ ने किए हैं, जिसमें शायद मेरे ख़्याल है 500 या 1000 से ज़्यादा लोग नहीं थे। और जो वीडियो फुटेजेज़ आपने देखी हैं, उससे तो अंदाज़ा हो गया कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। इसी तरह बिलावल का जो जलसा है, उसमें भी खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई थी और वो इंतज़ार कर रही थी कि हम कोई उठाए और हमें इस्तेमाल करे। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये किधर जा रही है? इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन का भी ज़िक्र करेंगे और मुख्तलिफ़ जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं, उनका तज़िया करने की कोशिश करेंगे। और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब सोहेब मरगूब साहब। सोहेब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सोहेब भाई। सबसे पहले तो ये मुझे बताएँ, मैं आता हूँ जलसे की तरफ ही। ये जो फ़ौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ नज़रसानी की दरख़्वास्त आई है और उसमें 6 रुकनी बेंच जो है वो बना दिया गया है, उसमें चीफ़ जस्टिस साहब शामिल नहीं हैं। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? ये देखिए 6 रुकनी बेंच जो है ये बड़ा कन्फ्यूज़िंग बेंच है इसलिए कि अगर 3-3 डिवाइड हो गए मतलब 3 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए तो कौन सा फैसला नाफ़िज़ होगा? एक तो ये हाँ। कन्फ्यूज़िंग है। दूसरा ये कि अगर ये डिवीज़न इसमें हो गई फैसले में कि एक एक तरफ हो गया, 2 एक तरफ हो गए, तो 5 जजेस का जो बेंच है वो पहले फैसला दे चुका हुआ है तो वो बराबर हो गया जो पिछले जो लॉ मिनिस्टर थे तारड़ साहब, हाँ, उनकी हाँ, हाँ। के मुताबिक उनकी सारी असम्पशन और सोच के मुताबिक जजों की तादाद मैटर करती है, जजों का फाइनल डिसीजन मैटर नहीं करता। तो अगर 5-5 बराबर हो गए, तो फिर एक नया कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस का इस बेंच से अलग होना जो है ना, अलग होने से मतलब शामिल ना होना एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब वजह है क्योंकि वो कहते ही हैं कि वो पहले ओपिनियन दे चुके हैं। अगर वो पहले ओपिनियन दे चुके हैं, तो बहुत से जज पहले ओपिनियन दे चुके हैं। जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, तारिक हुँ। मसूद साहब, वो भी पहले ओपिनियन दे चुके हैं। आपको याद होगा कि जब बंदयाल साहब ने कोर्ट बनाई थी, तो ये उसमें शामिल नहीं हुए थे, इसी किस्म के बेंच में। तो ये एक ऐसा फैसला है जो मुझे नहीं लगता कि नाफ़िज़ हो सकेगा। जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएँ कि ये जो बाजोड़ में आज हमने देखा जो एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं जी हमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे जो कारपर्दाज़ान हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं वो? देखिए मैसेज तो उनको जा रहे हैं कि हम इस वक़्त 70 में खड़े हैं और फिर दिसंबर भी आना है और आगे जनवरी, फरवरी, मार्च भी आने हैं, तो ज़रा थोड़ा-सा ख़्याल करें। इस हुँ, वक़्त केपीके की पॉलिटिक्स 3 दीगर सूबों की पॉलिटिक्स से 100 डिग्री फ़र्क है। ये वही पॉलिटिक्स है जो जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद सिंध में हुई थी जब सिंधु देश के नारे लगे थे। अभी नारे नहीं लगे। अल्लाह रहम करे, मैं मेरे मुँह में खाक। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स एक पेज पे खड़े हैं, हुँ, वो बिल्कुल अलग हैं। तो हुँ। हमें बड़ी उनको सबको साथ लेकर चलना है। जैसे बिलावल एक बयान देता है कि उनके भी चीफ मिनिस्टर वगैरह ये कहते रहे हैं सिंध के हवाले से, तो इसी किस्म के बयानात के पाकिस्तान को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अभी वहाँ से इस तरह का नारा कोई नहीं आया क्योंकि पीटीआई मुल्क पे कौमी यकजहती पे यकीन रखती है। लेकिन उनका हुँ। मैसेज यही है कि इलेक्शन में अगर किसी को दीवार से लगाया गया, तो वो दीवार से लगने के लिए तैयार नहीं है। तो जी। फिर ये जो खंदकें खोली गई हैं, तो इसका मतलब है कि जो खंदकें खोदी गई, ये सारी की सारी फेल हुई, इसके ये लोगों को रोक नहीं सकीं? जी देखिए, आपने जिसका ज़िक्र किया ना जंग खंदक का, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तो अल्लाह ताला की रहमत भी थी, ताकत भी थी, मदद भी थी, सारा कुछ था। नस्रुम मिनल्लाहि है फ़तहुन करीब, तो वो तो उसमें होनी थी। हुँ। अब अगर हम पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम की स्ट्रैटेजीज़ अपने ही अवाम के साथ अंदरूनी मुल्क अडॉप्ट करेंगे, तो ये सारी की सारी हिकमत अमलियाँ फ्लॉप होंगी। ये लिख लिया हुँ। जाए, ये फ्लॉप होंगी। फ्लॉप होंगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी मैं पिछले जो दिनों ने हमें निकाला था उसका एहतसाब किया जाएगा। आज फिर वो कह रहे थे, तो इसका मतलब है जो अंडरस्टैंडिंग लग रही थी कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग के तहत वो आए हैं, अब वो उसको डिफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा था जब मुझे निकाला गया। तो ये ज़रा हकीकतन हमें बताएँ कि उस वक़्त क्या हक़ाइक़ क्या थे? क्या वाक़ई बहुत तरक्की हो रही थी उस वक़्त? कितनी तरक्की हो रही थी?
जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लेफ्ट पर बैठी थी मरियम, राइट पर थे शहबाज। और अगर आप शहबाज शरीफ का उस वक्त वीडियो देखें तो उनका मुंह यूं था, और मरियम कुछ कागज पोस्ट पढ़ रही थी, जैसे बड़े फातिहाना अंदाज में बातचीत चल रही है। तो इस वक्त लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के जो एक सोच उसके शहर में मुब्तला है, और उनकी बेटी जो उसने चूंकि एक ताजमहल टाइप पूरी अंपायर देखी है जो जाती उमरा से लेकर लंदन तक फैली हुई है, तो वो उसी अंपायर के स्टाइल में कर रही हैं अपनी हुकूमत और पॉलिटिक्स। अभी भी वो अपने आप को समझ रही है कि हम हुकूमत में, और किंग मेकर्स भी हैं, किंग भी हैं, और सारा कुछ है। तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि पॉलिटिक्स में असल मैटर अवाम करता है, और अवाम जब तक उनके साथ नहीं होंगे तो सियासत सारी खोखली होगी, जैसा कि इन्होंने अपना मंडी बहाउद्दीन में देख लिया। जाटों ने ही इनको वहां पे, मतलब कितनी, आपने खुद भी कहा, और 5-7 हजार से ज्यादा लोग नहीं होंगे जिनमें से बकौल एक समा चैनल के 70% चले गए थे और कुर्सियां उल्टी कर दी थी। कुर्सियां उल्टी करने का मतलब ये था कि लोग कम हैं तो कुर्सियां खाली नजर ना आए। तो खाली कुर्सियों को हमने तो सुना था कि बर्तन उल्टे कर देते हैं रात को, कुछ ग्रुपों में जब लड़ाइयां चलती हैं तो औरतें बर्तन उल्टी कर देती कि सुबह लड़ेंगे। तो बहरहाल ना सिर्फ कुर्सियों की तादाद को कम करने के लिए एक के ऊपर एक कुर्सी रख दी गई तो जान बचाई। तो देखें, पॉपुलैरिटी नहीं है, खोखली जमहूरियत को आप कायम नहीं कर सकते, वो चलेगी नहीं। इसलिए मेरा नहीं, मैं समझता हूँ कि इनको किसी भी तरीके से, चाहे वो नून हो, मीम हो, काफ हो, वो अलायंसेस की बजाय प्योर खालिस इलेक्शन की तरफ जाए, वरना मुल्क एक बहुत बड़े बुहरान में चला जाएगा। और जो ये कह रहे हैं ना कि हमने बड़ी तरक्की की थी, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि बहुत तरक्की की, तो तरक्की क्या की? मुल्क उस वक्त 40 अरब डॉलर का मकरूज था। अंदरूनी मुल्क के जो कर्जे थे वो हम शुमार नहीं कर रहे थे। स्टेट बैंक से जो लोनिंग थी वो 2-2 साल तक रिपे नहीं होती थी। पंजाब सबसे बड़े कर्जे में की दलदल में धंस गया था। बाकी जो सूबे हैं वो भी कर्जे की दलदल में धपे हुए थे। कालाबाग डैम बतरूक कर दिया गया था। आसिफ जरदारी साहब ने उसका सफाई फाड़ के फेंक दिया था। भाषा डैम की प्रॉपर्टी के जंगल में फंसा हुआ था। कमर जमान कायरा साहब और अपना उमूर कश्मीर के वजीर जो मंजूर भट्टो साहब थे, इन्होंने भाषा डैम के जो प्लॉटिंग की प्राइसिंग थी पहाड़ों की, वो इतनी बढ़ा दी कि डैम 100 साल तक प्रॉपर्टी में उलझा रहेगा। तो डैम्स बन नहीं रहे थे, पानी की किल्लत थी, मुल्क में फीकस पानी जो है वो 1/3 रह गया था जो 47 में हमें मिला था। तो और मुल्क में इलाज मुआवजे की सूरत हाल ये थी कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वुजरा के बेटे, उनके बेटों के बेटे, नवासे, भांजे, भतीजे, वो सब बैरून मुल्क ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो ये सेहत की सूरत हाल थी, तालीम की सूरत हाल ये थी कि इनके बच्चे, बड़े बूढ़े सब बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जा रहे हैं, कुछ उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो सोशल सेक्टर इतने बुरे तरीके से तबाह हुआ था कि हमें बयान से बाहर है। मकानात की किल्लत 1 करोड़ यूनिट तक पहुंच चुकी हुई थी। एक कमरे के मकान में 30% लोग पाकिस्तान के एक कमरे के मकान में रहते हैं। अगर आप इनके मकानों का करें तो 3-3, 4-4 खानदान 2 कमरों के मकान में रहते हैं। इस वक्त भी जब इमरान खान ने इसको चीज को बड़ी सीरियसली लिया था तो उन्होंने कुछ तो बनाया था ना। इन्होंने आशियाना स्कीम बनाई जिसके पर्चे पुर्चे, जो भी पर्चे से मतलब नैब के केसेस थे, वो सब के सब खूह में चले गए। तो ये थी वो सिचुएशन जो मियां नवाज शरीफ साहब और उनके पहले के लोग छोड़ के गए। जरदारी को अगर हम ले लें तो अपना इनकी रेलवे को आप देखें, उनकी रेलवे इतनी बुरी तरह से मकरूज थी, इंजन चल नहीं रहे थे और फिर भी हो रहा था। कराची स्टील आप देखें, उस वक्त भी कई 100 अरब रुपए के कर्जों की दलदल में थी, अब भी कई 100 अरब के कर्जों की उसमें धसी हुई है। पीआईए उस वक्त भी खसारे में थी, पीआईए आज भी खसारे में है। जो 16 महीने की एक बड़ी जोरदार हुकूमत थी जो शहबाज की स्पीड से चली थी, वो शहबाज की स्पीड से करते बढ़ा के मजीद चली गई। सारी चीजें देखें, हम उस वक्त भी सारी चीजें डिसइन्वेस्ट कर रहे थे, सारी चीजें बेच रहे थे क्योंकि सारी चीजें खसारे में थी। हमने बैंक्स बेचे, तबाहकुन हद तक कम प्राइसेस पे बेचे। हमने एतिसलात को पीटीसीएल बेचा। पीटीसीएल की प्रॉपर्टी जो है, सिर्फ प्रॉपर्टी कीमत उसकी असल 22 अरब में जो बेचा गया, उससे 20 गुना ज्यादा थी। सिर्फ जो टाउन का एक प्लॉट जो वो उसकी कीमत निकाल लेता। तो ये वो सिचुएशन थी जो वो छोड़ के गए। एमसीबी का यही हाल हुआ, कोड़ियों का दाम बिका। हबीब बैंक का यही हाल था, कोड़ियों का दाम बिका। ये सारे इल्जामात मैं नहीं लगा रहा, ये पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर लगाए, नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पर लगाए। तो ये वो सिचुएशन थी, ये दोनों जो छोड़ के गए थे। जी अच्छा, इसी सिचुएशन में मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी कंटिन्यूटी में कि नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि जी 190 मिलियन पाउंड का जो केस हुआ, ये उन्होंने सारे का सारा डाल दिया इमरान खान के ऊपर। और हालांकि ये जो सारी की सारी अमाउंट थी, ये तो पहले सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थी, अब उन्होंने गवर्नमेंट के अकाउंट में भेज भी दी है। तो इसमें इमरान खान की क्या करप्शन थी और नवाज शरीफ साहब क्या लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं
कि उनको बता रहे हैं कि जनाब ये जो इमरान खान खा गया, इमरान ने तो नहीं खाया, ये तो जो खुद इनके ऊपर केसेस हुए हैं उनका जवाब दे देना, जो कि अभी आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर किए थे, इन्होंने पीपल्स पार्टी पे किए हुए थे। देखिए, नई डेफिनेशन के मुताबिक करप्ट वो है जो मुल्क में पैसा लाया। इमरान खान ने मुल्क में 3 हॉस्पिटल बनाए तो वो करप्ट हो गया, पैसा बाहर से भी आया, अंदर से भी आया। नवाज शरीफ साहब पैसा बाहर लेके गए, वहां पे उन्होंने मकान, कोठियां, प्लॉट, सरे महल ये वो खरीदे, तो वो ईमानदार हो गए, उन्होंने मुल्क को बनाया। इस वक्त जो मुल्क की डेफिनेशन चल रही है वो करप्शन की डेफिनेशन, मैं फिर कहूंगा कि वो है कि आप पैसा मुल्क में लाएं तो आप करप्ट हैं। यानी अगर बात करें कि जी देखें सरे महल का, उसके बाद वो जो हारों का था स्कैंडल, बेनजीर भुट्टो का, उसके बाद सरे महल जरदारी का, ये सारा पैसा बाहर गया। आप हाँ, लंदन में मेट्रो से निकले तो आपको सड़क पे बेतहाशा मकानात नजर आएंगे, कोठियां नजर आएंगी। हार्ले स्ट्रीट जहाँ पे लंदन नहीं खरीद सकते, वो लंदन के लोग नहीं खरीद सकते अपने बाशिंदे, वहां पे पाकिस्तानियों के कोठियां हैं, वहां पे पाकिस्तानी के महल हैं। अब तो बल्कि तुर्की शुर्की में हमारे जो फजल रहमान साहब है उनके बच्चों ने भी खरीद लिया। तो खरीद ये लिया, जो लोग अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो लोगों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, फिर वो कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान छोड़ के गए थे। कौन सा तरक्की याफ्ता पाकिस्तान छोड़ के गए थे? देखिए तरक्की, मैं कहता हूं कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी वुज़रा हैं या जो भी आने वाली हुकूमतें हैं, तमाम लोगों को कहा जाए कि आप एक दिन के लिए, मैं पूरी जिंदगी नहीं कहता, एक दिन के लिए उस सैलरी में गुजारा कर लें जो आप गरीब को दे रहे हैं। एक दिन हाँ, के लिए आप उसका माइनस करें और एक दिन के लिए आप उसको किराया, मकान, कोठी, अपना उसका खर्चा, तालीम का खर्चा एक दिन का डिवाइड कर लेना महीने का सारा। हाँ, वो हाँ, एक दिन को करके देख लें तो इनको लग पता जाएगा कि ये कौम के लिए कैसे हालात इन्होंने पैदा किए हैं, और फिर कहते हैं कि हम तरक्की भी करके गए, हम सारा कुछ छोड़ गए। तो ये सारी फजूल बातें जिनको लोग अब मानने को तैयार नहीं है। लोगों के ज़हन में एक बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये दोनों करप्ट हैं। हुँ। जी। ये दोनों करप्ट हैं। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि ज़रा इलेक्शन कमीशन की तरफ रुख करते हैं। उनकी सुनह तौहीन हो गई थी। अब उसी मुकदमे की समाअत के लिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वो जेल जाएगा। अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्योंकि ये कोई अदालत तो है नहीं इलेक्शन कमीशन। ये कैसे जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके ऊपर क्या फैसला करेगा? ये ज़रा हमें थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करें प्लीज़। देखिए, पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 महीनों से वो कुछ हो रहा है जो हमने कभी सुना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट 16-20 महीना पहले रात को खुली 12 बजे, हमें नहीं पता था, हमने नहीं सुना। उसके बाद अदम एतमाद जिस तरीके से हुई, हमने नहीं सुना था। हॉर्स ट्रेडिंग का तो सुना था, लेकिन बाकी जो इसके अंदर पैंतरे बदले गए वो हमने नहीं सुने थे अपनी जितनी हुँ, भी लाइफ है हुँ, उसमें। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी अनहोनी हो रही हैं। चीफ जस्टिस जो इस वक़्त हैं, उन्होंने कई महीना बंदियाल साहब के दौर में मुकदमों में ही नहीं बैठे और अब भी नहीं बैठ रहे। तो मतलब हुँ, चेंज नहीं आई, लेकिन आ भी गई। देखिए ना, अब भी जैसे आपने शुरू में कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो एक बड़ा बेंच बना हुआ है अपना, हाँ, वो उसके फौजी अदालतों के मुकदमात की समाअत के लिए, उसमें वो नहीं बैठे। तो जब वो बंदियाल के दौर में नहीं बैठ रहे थे तो बहुत बड़ा इश्यू था। अब वो खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठ रहे तो ये बहुत छोटा-सा इश्यू है। तो देखिए प्रेसिडेंट्स हम देख रहे हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो ना कहीं आइन में लिखी है, ना कानून में लिखी है। केयरटेकर गवर्नमेंट हमने कभी नहीं सुना था कि मोइन कुरैशी थे, उनके बाद भी आए, पहले भी आए, मलिक मिराज खालिद साहब आए, जतोई साहब आए। हमने हाँ, कभी नहीं सुना कि कोई केयरटेकर 3 महीने से ऊपर क्रॉस कर गया हो। लेकिन अब केयरटेकर जो है वो आप यकीन करें कि बेनज़ीर भुट्टो की एक जाहिर है। हुकूमत 18 महीना चली थी। ये केयरटेकर गवर्नमेंट, मुझे डर है, लग रहा है कि 18 महीने क्रॉस कर जाएगी पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट और केपीके की केयरटेकर गवर्नमेंट। तो एक ऐसे, जाहिर ये है। कभी हमने सुना ही नहीं था। उसके बाद जजेस के खिलाफ जिस तरह से हुआ, उसके बाद जजेस की जो आप देखें ना, 3 रुकनी बेंच बना, जो मज़ाहिर नकवी साहब ने एप्लीकेशन दी हुई थी उस पर, और हाँ, तारिक मसूद हाँ, साहब का जो इसी तरह का सिलसिला था, उस पे 4 रुकनी बेंच बन गया, 5 रुकनी बेंच बन गए। तो ये जो माज़ी में फुल कोर्ट के नारे थे, वो अब सिकुड़ कर 3 रुकनी कोर्ट पे क्यों आ गए? 4 रुकनी कोर्ट पे, 6 रुकनी कोर्ट पे क्यों आ गए? अब जजेस क्यों अवेलेबल नहीं है, जो पहले दौर में अवेलेबल थे? तो सोच और अमल का जो तसादुम है, वो इस दौर में इस कदर बढ़ गया है कि हम कन्फ्यूजन का शिकार हैं। पूरी कौम, उसकी समझ नहीं आ रहा है कि मंजिल कहाँ है। वो इकबाल का शेर है ना कि मंजिल है कहाँ तेरी, ऐ लाला हाँ, सहराई। हाँ, तो हम वो लाला हाँ, सहराई में कोई मंजिल नहीं है। जी। हाँ, हाँ, क्या और अफ़सोस सर की बात है। वो बीच में ये तो रह गया। अब ये देखिए ना कि ये जो अपना इलेक्शन कमीशन है, इसके हुँ, स्टेप्स आप देखें तो वो कभी खभी मारते हैं, कभी सिजी मारते हैं। बज़ाहिर एक फैसला देते हैं कि जी बल्ले का निशान रहेगा। अगले लम्हे आ जाता है कि बल्ले का निशान रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे इंक्वायरी होगी। जैसे अभी 11 मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं, अब जिनमें देखें चाहे 5 आदमी मैदान में हो, चाहे 10 आदमी मैदान में हो, उन्होंने वोटिंग तो की इमरान खान के पार्टी बिल्कुल। पे। वोटिंग भी हुई, मोरूज़ी सियासत भी खत्म होगी। इमरान खान की फैमिली से तो कोई नहीं आया, कोई चाचा, मामा, हुँ, भतीजा, कोई ये वो कोई नहीं आया। हाँ,
देखिए फैमिलीज़ तो अभी भी मौजूद हैं, ज़मान पार्क पे जो फैमिलीज़ थी, अभी भी हैं इनके जो रिश्तेदार थे। हाँ। तो उन्होंने अपना खानदान नॉमिनेट नहीं किया। अब जहाँ पे खानदान नॉमिनेट हो गए, जहाँ पे जो लोग 40-50 साल से सदर चले आ रहे हैं, वही नॉमिनेट हो गए, तो इलेक्शन कमीशन को बुरा नहीं लगा। अब इलेक्शन हुँ। कमीशन को वो बुरा लग गया कि उसने मेरे बारे में ये क्यों कह दिया था या उसने फलाना क्यों। अब एक तो बल्ले के निशान रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। और इनके पास देखें इस तरह की कोई पावर नहीं है कि ये जाके वहाँ पे करें। इनकी हमने कहीं नहीं सुना कि इनको कोई कोर्ट की पावर है कि इंक्वायरी करने जेल पहुँच जाएँ। हमने तो हाँ। ये सुना है ना कि जो कानून में लिखा हुआ है कि ये तलब कर सकते हैं, तो तलब करें। अब ये खुद क्यों तलबी में पेश हो रहे हैं वहाँ पे जाके कि हम भी जेल घुसेंगे। तो ये एक प्रेसिडेंट्स हम ऐसे पैदा कर रहे हैं जो मतलब फ्यूचर में एक बनाना स्टेट जैसे होती है ना, जैसे ये उसकी किताब थी आपने भी पढ़ी होगी, जिसमें उसने कहा कि बनाना की जो स्टेट कौन सी थी वो उसमें बड़ा अपना ये जो केले की एक पॉलिटिक्स थी ना कि केला हाँ, अफ्रीका हाँ, में के बाद हाँ, बड़ा अपना हाँ। एक मेन एक्सपोर्ट आइटम था। तो एक्सपोर्ट 2-3 आइटम। कंपनियाँ वहाँ पे गवर्नमेंट को उल्टाती थी और बनाती थी होंडुरास में इधर-उधर। तो ये सारी हुँ। चीज़ें जब डेवलप हुई तो इस पे बुक आई जिसमें बनाना स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। तो हम बनाना स्टेट से भी नीचे चले गए, हम वो वाला बनाना चले गए जो अब जैसे केले आ रहे हैं ना कि वो पहले तो केला था वो 2-3 दिन चल जाता था अगर आप सर्दी में रखते थे। अब वाला केला जब आधे घंटे में सड़ जाता है। मैं लाया ना हाँ, 2 दर्जन तो 1 घंटे में सड़ गए। तो अब वो वाली बनाना हाँ। स्टेट हम बनाना चाह रहे हैं, उस किस्म की बनाना। तो हमें ख़्याल और करना वैसे भी चाहिए। और वैसे जी। भी ये केले नहीं होते, ये केलियाँ होती हैं छोटी-छोटी, इतनी-इतनी। जी, 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 जी। हाँ। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, इनके बारे में लोग एक तो क्वेश्चन्स उठा रहे हैं कि जी पता नहीं ये क्या मसला है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी भी ठीक है कि नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस इनको गिरफ्तार भी करने की कोशिश करती है, कभी सुना जाता है कि पकड़ भी लिया है, कभी फिर सुना जाता है कि छोड़ दिया जाता है। ये हो क्या रहा है मरवत साहब के हवाले से? देखिए मरवत देखिए गोहर जो हैं वो पीटीआई के अंदर एक संजीदा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संजीदा से मतलब वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। नॉमिनेशन, हुँ। ओहदेदारों का चुनाव, पार्टी का चुनाव, इलेक्शन इसमें है। जो मरवत है वो पार्टी को ज़िंदा करने में आप बजोड़ में देखें उन्होंने पार्टी को ज़िंदा कर दिया, उनके हुँ, बयानात चल रहे हैं। अब हुआ हुँ, ये है कि वो बहुत पॉपुलर हैं केपीके में। उनको केपीके क्या बाकी इलाकों में भी है, पंजाब में आएँगे तो आप देखेंगे क्या होता है। तो हुँ। उनको पकड़ने के लिए जब पुलिस आई है, तो वो गाड़ी छोड़कर पैदल निकल गए, पहाड़ों में चले गए इधर-उधर, उनको तो पूरे इलाके का पता है और लोगों को पता है जो उनको हाँ। सपोर्ट कर रहा है। तो हुँ, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनका एक वीडियो बयान आज भी आया है कि लो जो उनका आज जलसा है, उसमें लोग भरपूर तौर पर पहुँचे। इससे उनकी हुँ, मुराद ये है कि गिरफ्तारी से बचे। देखिए, जब अवाम आ जाती है ना, तो पुलिस भाग जाती है। पुलिस इस वक़्त भी उनकी गिरफ्तारी के दर पे है कि किसी तरीके से मरवत हमारे हाथ आ जाए, तो हम इसको जेल हाँ। की सलाखों में डाल दें और उन एक्ट्स में डालें, जो अंग्रेज़ के ज़माने में बने, उन एक्ट्स में डालें, जो मार्शल लॉ के ज़माने में बने, उन एक्ट्स में डालें, जो कॉलोनियल दौर की यादगार से जैसे नरेंद्र मोदी साहब इंडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो जाएगा तो क्या है? क्योंकि हम विरासत हाँ। तो उन्हीं की। इसलिए मरवत को बहुत पॉपुलर है, उनको पुलिस अभी देखिएगा आप अगर आज जलसे में वो जाते हैं, नहीं जाते जाएँगे उन्होंने बयान तो दिया कि मैं लाज़मी जाऊँगा। तो उनको गिरफ्तारी से बचने के लिए जो तरीके हैं वो कर वो तो अवाम अडॉप्ट कर ये जो लोग कह रहे हैं कि वो प्लांटेड हैं, कोई इस तरह की भी बात आपको फ़ील होती है? जी, सॉरी? लोग कुछ कहते हैं ना कि वो प्लांटेड हैं, कोई कोई इस तरह की बात भी है? नहीं, नहीं, प्लांटेड तो देखें, वो तो जिस तरीके से मुकदमे लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनका जो हुँ। फार्म घर था, इदारे थे, वो बढ़ गए ना, जिसको उन्होंने कहा है कि बढ़ गया, ये है बढ़ हाँ, गया। बढ़ गया। जैसे मरियम का जलसा हुँ, ब गुजरात के करीब बढ़ गया, तो उस तरीके से ये बढ़ हाँ। गया बस सारा कुछ। तो वो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, देखिए प्रैक्टिकली उनकी सारी जायदादें तबाह कर दी गई, उनका बिज़नेस खत्म कर दिया गया, वो जो कुछ कर रहे थे उसको कर दिया गया। तो हुँ, अपनों के साथ इतना दिखावे में भी नहीं होता। देखिए हाँ, हाँ। होता भी है तो आधे घंटे में वो स्नैच किया जाता है, फिर वापस कर दिया जाता है। जैसे हुँ, मॉडल टाउन नवाज शरीफ को वापस मिल गया, फार्म हाउसेज़ वापस मिल गया, जो कुछ छीना गया था वापस मिल गया, इत्तेफाक फाउंड्री वापस मिल गई, कौड़ियों के दाम ली गई थी, कौड़ियों के दाम वापस मिल गई। तो ये सारी चीज़ें जैसे अपना इसहाक डार का था, सारी नीलामियाँ कैंसल हो गई, कोई नीलामी में आया ही नहीं। अरे! तो हाँ, मरवत हाँ। के साथ ऐसा नहीं है, उन पे जो पर्चे हैं बड़े सीरियस नोयत के हैं, लेकिन ये उनको पता है कि उनके पीछे अवाम है और हुँ, अवाम मज़ीद मुश्तिल हो जाएगी कि एक लीडर के बाद दूसरा लीडर, दूसरे लीडर के बाद तीसरा लीडर, कौम कितनी गिरफ्तारियों की मुत्तमिल हो सकती है, ये स्टेट को सोचना चाहिए। और अगर हुँ, सूबाई हुकूमत कोई गफ़लत कर रही है, तो ये मरकज़ की केयरटेकर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भई तुम क्या कर रहे हो? तो और ये हाँ, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड के दावेदार हैं, वो कहाँ पे हैं? मुझे कसम से इस वक़्त याद आ रहे हैं जस्टिस सज्जाद अहमद जान, जो हुँ, वसीम सज्जाद
फादर थे भुट्टो के ज़माने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और उन्होंने 1970 के 1977 के इलेक्शन करवाए थे, जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर के एक माने हुए रिग्ड इलेक्शन थे। तो अब हाँ, लोग इस तरह की चीज़ें समझ रहे हैं, तो लोगों को सारा पता है कि क्या सूरत-ए-हाल है और उसमें मरवत प्लांटेड तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें चूँकि मीडिया सारा उनके कंट्रोल में है। इंडिया में सारा हाँ, मीडिया गोदी मीडिया है, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा जो है, वो भी गोदी मीडिया है, गोद में है किसी की। ठीक है। अच्छा, आप ज़रा ये मुझे बताएँ कि नवाज़ शरीफ साहब का जो एक एहतसाब कमीशन के हवाले से जो मुतालबात हैं और फिर ये जो नई हल्का बंदियाँ हैं, इनका क्या अंजाम होगा जी? देखिए, हल्का बंदियाँ तो उड़ा के रख दी लाहौर हाई कोर्ट ने जब उसने अपना गुजरांवाला डिवीज़न में गुजरात में ज़िला में 2-3 हलकों को उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल गलत इसकी हुई है। अब उसी हुँ, पैटर्न पे बाकी भी हल्का बंदियाँ मतरूक हो सकती हैं अगर लोग गए हों हाई कोर्ट में, नहीं गए तो चले जाएँगे। अच्छा, हुँ, जब 2 इस्लाम में हल्का बंदियाँ हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दी तो बाकी में भी हो सकती हैं। और इसका हुँ, मतलब ये है कि ये हल्का बंदियों का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बगैर ही इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया। इट मीन्स कि हुँ, लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई साहब आप ठीक इलेक्शन हल्का बंदियाँ करें और हल्का हाँ, बंदियों के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकते। मरदमशुमारी नई हुई हुई है। अब अगर 1, 2, 3 इज़लाम में भी सही मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ दुरुस्त पैटर्न पे नहीं होती, तो इलेक्शन हाँ, नहीं हो सकते और होंगे भी तो वो मानेगा कौन उसको? फिर तो ये वही इलेक्शन है ना, जिसको हाँ, मानेगा कौन-सा? तो ये सही वाले बात। जो सिचुएशन है ये इस तरफ जा रही है कि इलेक्शन को मुलतवी करने की कोई गुंजाइश पैदा की जाए। इलेक्शन कमीशन अब ये हुँ, कहेगा कि भाई साहब लाहौर हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए अब हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये डायरेक्शन है। अभी यहाँ पे एक और अहम बात कि इन्होंने ढाई 3 सवा 3 लाख पुलिस फ़ौज माँगी थी इलेक्शन पोलिंग डे के दिन। हाँ, उसका रिज़ल्ट अभी अभी लेटर तक नहीं जब आया हम मेरा ख़्याल है। नहीं, हाँ, अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तो जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं बताया कि हमारे पास हम इतनी चीज़ स्पेयर कर सकते हैं कि नहीं। ये तो पूरा एक जंग का माहौल है ना कि उन्हें उन्हें पूरा इतना हाँ, निकालना पड़ेगा कि उन्होंने मुल्क पता नहीं क्या कोई करना है? जंग हाँ, किसी से इतनी फ़ौज हाँ, तो बॉर्डर पे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अंदरूनी मुल्क हाँ, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इलेक्शन ठीक है, कमीशन को भी ज़रा चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जी। ये बताएँ कि एक नया बड़ा दिलचस्प किस्म का सर्वे जो है, वो सामने आया है, उसमें बताया गया है कि दुनिया का करप्ट तरीन लीडर कौन है? तो वो ज़रा बताएँ कि क्या उन्होंने ढूँढा है, कौन बंदा ढूँढा है? देखिए, सर्वे में एक सर्वे कराया है गोरे ने, हम गोरों पे बड़ा यकीन रखते हैं ना, ख़ास तौर पर जो हाँ, गोरों के देश से पाकिस्तान आते हैं, वो भी यकीन रखते हैं। तो हुँ, एक गोरे ने सर्वे करवाया ट्विटर और सोशल मीडिया पे कि नवाज़ शरीफ, मोदी, रूसी सदर पुतिन, हाँ, इंडियन प्रेसिडेंट मोदी और ऐसे कोई 3-4 प्राइम मिनिस्टर, नाम लिख के उन्होंने पूछा कि इसमें कौन करप्ट है सबसे ज़्यादा। हुँ, 63% वो तो वोट बैंक के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब टॉप कर गए। अच्छा, क्या 63 बात है! 63% अच्छा, वाह! 23% लोगों ने रूसी सदर पुतिन को कहा कि ये करप्ट हैं। बाकी 3% लोगों ने कहा कि फलाँ करप्ट है, वो तो नेग्लिजिबल हो गया ना। हुँ, तो हुँ, टॉप पर हमारे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं। तो ये तो क्या बहरहाल ना बात है! इमरान खान क्या का बात! ये क्रेडिट तो है कि उसने दोनों बड़े फ्रीकीन को हुँ, पूरे भरपूर तरीके से एक्सपोज़ किया और वो हुँ, इमरान खान अब बाज़ जो जज की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना, वो कहते हैं वो ऐसी कोड़किल्ली बना हुआ है कि ना वो हुँ, इसको निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं। हुँ, और कभी आता है कि जी सुलह-सफाई के लिए उसके दर पे जा रहे हैं, कभी आता है कि सुलह-सफाई नहीं होगी। तो नहीं अगर होगी। सुलह-सफाई अच्छा, नहीं होगी, तो ये मुल्क के लिए हाँ, खतरनाक होगी। खतरनाक होगा। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताएँ, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, लाहौर के लिए ख़ास तौर पे, कि जो आपके जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि लाहौर की सड़कों की धुलाई होगी स्मॉग के ख़ात्मे के लिए, तो ये तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर नहीं है? सड़कों की धुलाई तो वैसे ही होगी जैसे अवाम की धुलाई हो रही है और जैसे लीडर्स की धुलाई हो रही है, लीडर्स भी तो धुल रहे हैं ना, देखिए जो बयानात दे रहे हैं वो धुल रहे हैं और वो हुँ, कैंडिडेट भी बन रहे हैं। तो हुँ, सड़कों की धुलाई तो ये गुज़िश्ता 10-12 साल से हो रही है, जो एलडब्ल्यूएमसी के साथ मुआहदा हुआ था उसमें धुलाई शामिल थी। अगर वो अच्छा, नहीं कर रहे थे तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि भाई हुँ, तुम क्यों नहीं कर रहे? तो ये हाँ, उनके पैकेज में शामिल था। ये रोज़ाना सुबह को 5-6 बजे धुलाई बाज़ सड़कों पर होती थी, मेन शाहराहों पर बड़ी-बड़ी और इसके बाकायदा पैसे थे जो कंपनी लेती कैसे थी। था? हुँ, ये हुँ, कोई अनोखी चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ़ ये मुझे बताएँ कि फ़वाद चौधरी साहब जो हैं, वो जेल में हैं,
और उनकी जो बेगम साहब हैं, उन्होंने अपने देवर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जी कि वो मेरी मुलाकात नहीं करवाने देते, और मैं कल भी गई थी और मुलाकात बच्चों के साथ उनकी नहीं हो सकी, और वो ये कह रही हैं कि ये सब कुछ फैसल चौधरी के कहने पे हो रहा है। तो ये आपस में ही इनके ये हालात हो गए हैं, तो ये कैसे अपना केसेज़ वगैरह लड़ेंगे? ये क्या हो क्या रहा है जी इस मामले में? देखिए, इस ख़ानदान में ना बड़े झगड़े हैं। हाँ, बड़े बड़े पुराने झगड़े झगड़े हैं। हैं, वो गाने-वाने भी हाँ। बने हुए हैं ना, बड़े मसले हैं इसमें। तो हुँ। इस ख़ानदान में बेगम की तरफ से भी झगड़े हैं, दोनों बेगमों के आपस में झगड़े हैं, बेगमों की फ़ैमिलीज़ में झगड़े हैं। फवाद चौधरी हुँ। साहब हत्ता कि इस लोअर लेवल तक जाके लोगों की प्रॉपर्टी और इनके एक अज़ीज़ हैं, उनका अपना किताबों का बिज़नेस है, उसकी दुकानों पे छापे मरवाते रहे। तो ये अपने हुँ। देखें, जब आप किसी पे ज़ुल्म करते हैं, तो ज़ुल्म आपके पास पलट कर आता है। वक़्त जो है वो एक पलट जैसा कर नहीं आता रहता, है। वो हमेशा लौट कर आता हुँ। है और आपको बताता है कि आप ये हैं। तो लोगों को समझ नहीं बिल्कुल आती, सही। हम ये समझते नहीं है कि ये किस चीज़ का अंजाम है जो हम फेस कर रहे हैं। देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपनी फैमिलीज़ की जो उनके मतलब जिगर के करीब तरीन थे, तो उनके नमाज़े जनाज़ा में नहीं आ सके, उनकी तदफ़ीन में नहीं आ सके, तो मतलब ये एक सबक था हाँ। जो उनको लेना चाहिए था। अगर उन्होंने नहीं लिया, वो खुद को कह रहे हैं कि अभी भी बहुत नेक हूँ, बहुत हुँ। पासा हूँ। तो मैं इस पे देखें, ये सबक हैं जो अल्लाह ताला ने दिए, और ये फवाद चौधरी साहब को भी सबक है जो उनको मिल रहा है कि उनके अपने फैमिली के अंदर हाँ। से झगड़ा बिल्कुल जेन्युइन है झगड़ा ये। सही। और ये हुँ। हैं, हुँ। मतलब मुझे भी पता है, चूँकि जी। मैं एक बेगम के रिश्तेदार जो हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, जिनके दुकानों पे और बिज़नेस पे ये छापे मरवाते रहे, और पुलिस सुबह गई कि हाँ। नहीं जी, हम स्नैच करेंगे जायदादों को। तो ये हुँ। मतलब जो करते हैं वो पलट रहे हैं, जैसी करनी वो पलट रहे वैसी हैं। भरनी। वैसे तो ही ये भर रहे फर्क हैं। है। बिल्कुल ठीक है। सोहेब भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ रैपिड फायर का मज़ा आया, और मेरा ख़्याल है कि इस ट्रेंड को हम कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आप जो है वो कूज़े में बंद करने की जो सलाहियत आपकी है उसको हम एक्सप्लोर करें और लोगों तक उसको शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपसे आपसे जल्दी मुलाकात होगी और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।